वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 अवकलन के बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें जानेंगे कि अवकलन क्या होता है, अवकलन का प्रथम सिद्धांत क्या है और इनके कुछ मानक फॉर्मूले। इस पूरे वीडियो में हम अवकलन का इंट्रोडक्शन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास रहेगा कि अवकलन क्या है। पहला पॉइंट हम सीखेंगे कि अवकलन क्या है। यदि नॉर्मल इसकी डेफिनेशन देखें तो हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन, किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करना, अवकलज ज्ञात करने का तरीका अवकलन कहलाता है, अवकलन कहलाता है। यदि मेरे पास कोई भी फलन है और उसका मैं अवकलज ज्ञात करूं, डेरिवेटिव्स ज्ञात करूं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अवकलन कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स ज्ञात करना, अवकलज ज्ञात करना अवकलन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम अवकलन कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि भाई अवकलज क्या है, तो इन्हीं को हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि मेरे पास कोई भी फंक्शन है y बराबर fx, ये मेरे पास कोई भी फंक्शन मैंने मान लिया कि y बराबर fx मेरे पास फलन दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, x के अंदर एक छोटा सा परिवर्तन ले आता हूँ, डेल x। डेल x क्या है? x में छोटा सा परिवर्तन, x के अंदर ये छोटा सा परिवर्तन है। अब यदि मैं x के अंदर छोटा सा परिवर्तन करता हूँ तो y में भी थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। तो किस टाइप से बनाएंगे? y में क्या परिवर्तन आएगा? मान लो कि डेल्टा y परिवर्तन आएगा, और डेल्टा y किसके इक्वल होगा? हम उसके इक्वल निकालेंगे कि f ऑफ x प्लस डेल एक्स का मान, यानी कि उस फलन की वैल्यू यदि मैं x प्लस डेल एक्स रखूँ तो कितना आता है? माइनस ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या थी, तो वही तो हल्का सा परिवर्तन y के अंदर है। अब यदि दोनों तरफ मैं डेल एक्स का भाग दे देता हूँ, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। हम जान रहे हैं कि ये डेल वाई और डेल एक्स क्या है? डेल एक्स क्या है? एक्स में छोटा सा परिवर्तन, और डेल वाई, वाई में क्या परिवर्तन आया और वाई में क्या परिवर्तन आएगा? एक्स में छोटा सा परिवर्तन होने पर उस फलन का मान और पहले क्या फलन का मान था, उन्हीं का अंतर डेल वाई के इक्वल होगा। अब मैंने अगले स्टेप में डेल वाई में भी डेल एक्स का भाग दे दिया और इस पूरे वाले फलन में भी डेल एक्स का भाग दे दिया बटे डेल एक्स। अब बात आती है आगे, हम कहेंगे अवकलज कैसे बनेगा। यदि मैं डेल वाई और डेल एक्स, इसमें जो ये डेल एक्स लिखा हुआ है इसको मैं और छोटा सा बना लूँ, यानी कि डेल एक्स छोटा सा है और इसको छोटा सा बना लिया। किस टाइप से? तो इसमें लिमिट लेंगे, तो लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स को मैं 0 की तरफ ले जाऊं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इसमें भी ये लिमिट लगाएंगे, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटे डेल एक्स। तो स्पष्ट है कि भाई ये जो बट्टे वाली चीज़ है डेल एक्स है, ये नगण्य है, ये लगभग 0 के इक्वल है। तो हमारा कहने का तात्पर्य कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स में हम डेल एक्स को 0 की तरफ ले जा रहे हैं। तो फिर ये जो टर्म है या फिर ये वाली टर्म है, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? अवकलन या अवकलज। इसी को हम क्या कहते हैं? अवकलज। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? हम इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स ही क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स ही डेल वाई अपॉन डेल एक्स का और सूक्ष्मतम रूप है और इसका छोटे से छोटा रूप है। तो और इसको बढ़िया कैसे लिख सकते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स का मान किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटे डेल एक्स। तो ये हमारे अवकलज की डेफिनेशन है।
ये क्लास 11th में सीख के आते हैं। और लिमिट वाले चैप्टर से हम इसकी लिमिट ज्ञात करके ये अवकलज ज्ञात करेंगे, और ये सब ज्ञात करने का जो प्रोसेस है उनको हम क्या कहते हैं, अवकलन। चलिए, अपने पास लास्ट रिजल्ट आ चुका है। dy/dx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ del x टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x बटा del x। आप इस चैप्टर से प्रीवियस चैप्टर में भी जाओगे, अवकलनीयता और सांत्यता, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में देखोगे, तो भी वहाँ पर हमें इस प्रकार के फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं, वो भी सीखेंगे। तो f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x बटा del x, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, अवकलन। और इस प्रोसेस से अवकलन ज्ञात करना क्या कहलाएगा, प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना। अब मैं इसमें कुछ टर्म आपको सिखा देता हूँ। एक हमारे पास बार बार टर्म आ रही है dy/dx, और दूसरी टर्म आ रही है del y/del x। dy/dx क्या है, फलन y में x के सापेक्ष ताक्षणिक परिवर्तन की दर है, ताक्षणिक परिवर्तन की दर। एंड del y/del x, ये हम कहेंगे फलन y में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन की दर, औसत परिवर्तन की दर। आपने दो शब्द पहले भी पढ़ चुके हो, क्या, एक तो औसत चाल और एक ताक्षणिक चाल। इन दोनों में भी ये काम होता था कि ताक्षणिक चाल में जो समय का अंतराल है वो टेंड्स टू 0 होता था, डेल्टा टी किसकी तरफ जा रहा था, 0 की तरफ, तब औसत चाल से क्या बन जाती थी, ताक्षणिक चाल। तो इसमें भी ये काम है कि भाई del y/del x, यदि मैं del x को 0 की तरफ ले जाऊं तो उनको हम क्या कहेंगे, dy/dx। और dy/dx क्या है, y में x के सापेक्ष ताक्षणिक परिवर्तन की दर। और समझने की कोशिश करना ताकि ये शब्द आपके कोई प्रॉब्लम न दे। dy/dx को हमने समझ लिया कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। यदि मैं dx/dt कहूँ तो क्या बनेगा, x में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। किस में परिवर्तन की दर है, x में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, dz/dr। तो हम कहेंगे फलन z में r के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। या फिर मैं ये कहूँ d/dx ऑफ f ऑफ x, तो फलन fx में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। चलिए, अब हम समझते हैं कि भाई प्रथम सिद्धांत से किसी भी फलन का अवकलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस अपने 12th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप ये समझ पाए कि भाई किसी फलन का अवकलन वाकिफ में sin x का cos x आता है या नहीं आता है, या फिर x स्क्वायर का यदि मैं अवकलन ज्ञात करूंगा तो 2x आता है या नहीं आता है, उनको समझने का एक तरीका है। ये कक्षा 11th में पढ़ चुके होंगे। एक एग्जाम्पल की मदद से मैं स्पष्ट करता हूँ और फिर हम सीधे चलते हैं अवकलन के मानक फॉर्मूले एवं उनकी क्या एल्जेब्रा है उनके बारे में समझेंगे। चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। y बराबर x स्क्वायर, और इसका मैं अवकलज ज्ञात कर रहा हूँ। x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे। अवकलज ज्ञात कर रहे हैं और कौन से मेथड से, प्रथम सिद्धांत से। हम जानते हैं कि भाई ऐसे हम डायरेक्ट इसका अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन वाकिफ में क्या पूरा प्रोसेस करने के बाद 2x आता ही नहीं आता है, ये केवल हमारे समझने के प्रयास है। तो हमारा प्रथम सिद्धांत क्या, मैं उसको लिखूंगा यहाँ पर वापस पुनः, dy/dx इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा कि लिमिट ऑफ del x टेंड टू 0, del x 0 की तरफ जा रहा है, और ये क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस del x, यानी कि एक बार तो f(x) में x की जगह x प्लस del x माइनस f ऑफ x बटे del x। चलिए, अब वैल्यू रख लेते हैं, लिमिट ऑफ del x टेंड टू 0। समझना, अब फलन के अंदर आपको x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस del x। जहाँ फलन में x लिखा हुआ है वहाँ पर आपको x प्लस del x, तो मैंने x की जगह x प्लस del x लिख लिया और उसका होल स्क्वायर।
कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये नॉर्मली काम करे, यदि यहाँ पर 5 लिखा होता तो मैं x की जगह 5 लिखता, यहाँ पर 25 लिखा होता तो यहाँ 25 रखते हैं, यहाँ पर t लिखा होता तो t रखते हैं, यहाँ पर t+3 होता तो x की जगह t+3 रखते हैं, और उसका स्कोर है क्योंकि x स्कोर लिखा हुआ है, माइनस एफ ऑफ एक्स। बोलो एफ ऑफ एक्स ये क्या है, एक्स स्कोर है। यदि एफ ऑफ जेड होता तो मैं जेड स्कोर लिखता, क्योंकि आपको ये जो मान है वहाँ पर वेरिएबल की जगह पुट करना है बटे में डेल एक्स। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मान तो केवल पुट किया है। अब लिमिट का काम है, लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट ज्ञात करने के बहुत बढ़िया तरीके होते हैं। नॉर्मली हम इसका क्या करेंगे, अभी होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा डेल एक्स। बोलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का खात्मा। अब डेल एक्स स्क्वायर और इसमें से डेल एक्स कॉमन आ जाएगा। लिमिट में तो हमें क्या है, जो अनिर्धारित रूप है, अनडिफाइंड फॉर्म है, उनको चेंज करना डिफाइंड फॉर्म में। तो डेल एक्स कॉमन लूँगा मैं, तो क्या बनेगा डेल एक्स प्लस 2x बटे डेल एक्स। डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल। अब मैं यदि मैं डेल एक्स का मान 0 यहाँ पुट करता हूँ तो कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही है। यदि मैं यहाँ पुट करूँ तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। क्यों? क्योंकि x प्लस 0 कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा x प्लस 0 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा ऊपर, और बटे में डेल एक्स का मान क्या रख रहे हो 0, और 0 बटा 0 क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म में। तो हम इसका प्रचार किया ताकि डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल भी हो गया। अब मैं डेल एक्स की जगह 0 रखता हूँ तो क्या बनेगा 0 प्लस 2x, और 0 प्लस 2x का मान क्या हो जाएगा 2x। तो हम कहते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, और वो जो वाक्य में आने का जो प्रथम सिद्धांत से तरीका है वो ये है। तो प्रथम सिद्धांत के लिए आपको एक तो ये फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये केवल मान है कि भाई डेल एक्स का मान आप 0 की तरफ ले जाइए तो आपको dy/dx प्राप्त हो जाएगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगला एग्जांपल ले लिया मैंने y बराबर sin x। ये केवल आपके दिमाग का भ्रम दूर करने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि किसी भी फलन का अवकलन वाकई में ये होता है, और उसके बाद तो हम जो मानक फॉर्मूले पढ़ेंगे उनमें हमें फॉर्मूले याद करने ही है। तो y बराबर sin x क्या बनेगा, dy/dx बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 क्या बन जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। चलिए ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि आपको x की जगह क्या रखना है x प्लस डेल एक्स, तो ये बन जाएगा साइन x प्लस डेल एक्स माइनस साइन x बटा डेल एक्स। अरे ये फंक्शन तो बढ़ जाएगा, और उस फंक्शन में वेरिएबल का मान क्या है x प्लस डेल एक्स है, तो यहाँ जहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है वहाँ पर x प्लस डेल एक्स पुट कर दीजिए, और यहाँ पर वेरिएबल x है तो यहाँ वेरिएबल की जगह x पुट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिमिट का ये प्योर क्वेश्चन बन गया। ये प्रश्न अब लिमिट का है, तो लिमिट सॉल्व करने के तरीके, यदि मैं डायरेक्ट 0 रखता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट 0 रखूँगी तो क्या बनेगा साइन x प्लस 0, तो ये अंदर वाला 0 बन गया, यानी कि साइन x बन गया, साइन x माइनस साइन x 0 और बटा 0, 0 बटा 0 अनडिफाइंड फॉर्म है, तो उनको डिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन x यानी कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मैं खोल देता हूँ। तो साइन x कोस y, तो कोस डेल एक्स प्लस कोस एक्स साइन y होता था तो साइन डेल y माइनस साइन x बटे में बन जाएगा डेल एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में इधर साइन एक्स है और ये साइन एक्स है, इन दोनों में साइन एक्स कॉमन आ सकता है, तो मैंने कॉमन ले लिया साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस डेल एक्स माइनस 1, और इधर क्या बन जाएगा कॉस एक्स साइन डेल वाई बटे में डेल एक्स। चलिए अगला स्टेप बन जाएगा अपने पास लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0। एक बात हमें लिमिट में पहले से नॉलेज में होती है कि ये लिमिट हकीकत में किसकी है, हम कहेंगे डेल एक्स की है, तो डेल एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल है उनको अपन लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर अलावा कौन है, एक तो साइन एक्स है और कोस एक्स है। दोनों यदि मल्टीप्लाई में है तो ये 1 को बाहर नहीं निकाल सकते, 1 तो इस पूरे फलन के साथ है। तो क्या बन जाएगा, पहले वाले फलन में साइन एक्स कॉमन ले सकते हो, ये तो साइन एक्स और कॉस डेल एक्स माइनस 1 बटे में डेल एक्स। मैंने क्या कर दिया, दोनों को पृथक पृथक लिख लिया। अब इसमें प्लस है तो इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, प्लस लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड टू 0, तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स साइन डेल वाई बटे में डेल एक्स। अब मैं क्या कर देता हूँ कि जो डेल एक्स के टर्म है उनको तो अंदर रखता हूँ, बाकी वाले बाहर। तो साइन एक्स यहाँ बाहर आ गया और लिमिट किसकी लग जाएगी, डेल एक्स की। प्लस यहाँ पर कौन बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स, लिमिट लग जाएगी डेल एक्स टेंड टू 0 साइन डेल वाई अपॉन, सॉरी डेल वाई नहीं डेल एक्स ही है, डेल एक्स साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। क्या बन जाएगा, साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। अब समझिए, अब एक तो हमें लिमिट ज्ञात करनी इसकी और दूसरी लिमिट ज्ञात करनी ये। और यदि आपको लिमिट ध्यान है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर कहूँगा कि इसका मान तो होता है 0 और इसका मान होता है 1। क्लियर, ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों स्टैंडर्ड लिमिट है, लेकिन कैसे आती है थोड़ा सा मैं इसका परिचय दे देता हूँ। यदि मैं अवकलन का हल्का सा नॉलेज पहले से है तो बहुत आसान है। और भी बहुत सारे तरीके लिमिट ज्ञात करने के। अवकलज की मदद से लिमिट कैसे निकाल सकते हैं समझना। एक रूल्स होता है एल हॉस्पिटल रूल, या फिर इसको कहते हैं लॉपिटल नियम। पढ़ते इसको लॉपिटल है, इंग्लिश में एल हॉस्पिटल लिखते हैं। लॉपिटल नियम कहता है यदि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसकी लिमिट ए की तरफ जा रही है और फंक्शन ऐसे हैं एफ एक्स बटा जी एक्स, मतलब फंक्शन में लिखा हुआ अंश और हर में दोनों में फलन है। अब मैं यदि ये x या x का मान यहाँ रखूँगा और यहाँ रखूँगा तो ये क्या बन जाए 0 बटा 0। तो उस प्रश्न को लॉपिटल नियम से बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है, यदि 0 बटा 0 बन रहा है तो क्या कीजिए, ऊपर वाले फलन का अवकलन कीजिए, नीचे वाले फलन का अवकलन कीजिए, ठीक है। फिर आप x की जगह a रखिए और x की जगह a रखने पर कोई 0 बटा 0 के अलावा निर्धारित रूप बन रहा है, जैसे 1 बटा 2 बन गया, 1 बटा 4 बन गया, कुछ इस टाइप का मान बन रहा है जो डिफाइन है। तो आंसर वही। यदि 0 बटा 0 बन रहा है तो पुनः वापस इसका अवकलन एक बार कीजिए, वापस इसका अवकलन कीजिए, फिर रखिए, और यदि मान निर्धारित आ गया तो आपका आंसर 0 बटा 0 बन रहा है। तो इस प्रोसेस को आगे से आगे बढ़ाते रहिए। तो इसमें हम कैसे काम करेंगे समझना। यदि मैं डेल एक्स का मान यहाँ 0 रख लेता हूँ तो cos 0 माइनस 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, डेल एक्स का मान 0, तो ये बोलो क्या बन 0 बटा 0 बन गया। और इसको हम क्या कहेंगे, अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म या फिर अनिर्धारित रूप, अनिर्धारित रूप बन गया, यानी कि ये रिलेटिव में परिभाषित है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का अवकलन करेंगे, नीचे का अवकलन करेंगे। बोलो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो ये बन गया sin डेल एक्स, माइनस 1 का 0, डेल एक्स का 1। किसके रेफरेंस में करो, डेल एक्स के रेफरेंस में करो, 1 बन जाएगा sin डेल एक्स। अब मैं डेल एक्स का मान 0 यहाँ पुट करता हूँ। बोलो sin 0, 0 माइनस 0 बटा 1, तो बोलो क्या बन गया 0। और 0 क्या है, एक डिफाइंड फॉर्म है। 0 वाकई में कोई नंबर होता है, 0 बटा 0 अनडिफाइंड है, लेकिन 0 बटा ये तो 1 ही है, तो 0 बटा 1 डिफाइंड फॉर्म है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि डेल एक्स बटा साइन डेल एक्स बटा डेल एक्स, तो बोलो यहाँ पर डेल एक्स का मान 0, साइन 0 का मान 0, डेल एक्स का मान 0, 0 बटा 0 रूप बना हुआ है, यानी कि लॉपिटल नियम से सॉल्व कर सकते हैं। साइन का अवकलन करेंगे तो कोस बनेगा, कोस डेल एक्स, और डेल एक्स का अवकलन करेंगे 1। अब मैं डेल एक्स का मान 0 रखता हूँ तो कोस 0 का मान क्या होगा 1 बटा 1, यानी कि 1। तो इसका आंसर मैंने क्या लिख लिया 1। चलिए अब देख लेते हैं फाइनल आंसर की तरफ। ये 0 बन गया तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0 प्लस ये 1 बन गया तो क्या आंसर आ जाएगा cos x। तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा cos x।
ये कितना आपको समझ में आया कितना नहीं आया उसमें कोई मैटर नहीं करता। मेरा समझाने का तात्पर्य ये केवल था कि आपको प्रथम सिद्धांत से मैं अवगत कराऊं। लेकिन क्लास 12th के विद्यार्थी आप हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी फलन का अवकलन क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स में तो बेसिक फार्मूलों की मदद से एवं उच्च प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें हमें और अतिरिक्त काम करके काम करेंगे। क्योंकि हम पहले साइन एक्स का निकालते हैं और कोस एक्स इस प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या पढ़े जाते हैं, मानक फार्मूले, और मानक फार्मूलों की मदद से हम अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। अब इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम ये सीख रहे हैं कि मानक फार्मूले कौन कौन से अपने पास है, हमें किन फार्मूलों को बिल्कुल अंगुलियों पे रखना होगा ताकि हमें किसी भी फलन का अवकलन ज्ञात करने के लिए ये सभी लिस्ट हमारे काम आ जाए। अब इस लिस्ट में कौन कौन है हम एक एक करके देखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको उसी टाइम याद हो जाना चाहिए क्योंकि उसी हिसाब से मैं लिखूँगा। चलिए पहले लिखते हैं। यहाँ पर मेरा होगा फलन, नंबर 1 पर फलन मेरा है अचर फलन, ठीक है। अचर फलन का अवकलन ज्ञात करूँगा तो d/dx और यहाँ क्या लिख लिया, अचर। क्लियर? ऐसे भी लिख सकता हूँ d/dx अचर। तो किसी भी अचर फलन का अवकलन क्या होगा, शून्य। कोई भी कांस्टेंट फलन का किसी भी के सापेक्ष कीजिए। पढ़ने का तरीका होगा क्या होगा, अचर फलन का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अरे अचर कोई परिवर्तन होगा, साथ साथ ही रहेगा, इसलिए उसके परिवर्तन की दर क्या है, शून्य है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य है। दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो इसको d/dx कांस्टेंट और आंसर क्या, 0। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, d/dx बोलो किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष। किसका कर रहे हो, x की घात n का। और यहाँ पर n में क्या आ सकता है, n में कोई भी नंबर आ सकता है, जो आपके दिमाग में आया वैसा नंबर आ सकता है। कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर आप दर्शा सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये जो x के ऊपर घात है, समझने की कोशिश करना, जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर है उसी की पावर में कुछ नंबर है। क्लियर? वेरिएबल की पावर में कोई कांस्टेंट राशि है तो फिर उनका आंसर क्या आ जाएगा, n x की पावर n-1। क्लियर? x की जो घात थी उसको आगे ले आओ और एक घात कम कर दीजिए तो आपके वो आंसर आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। x की घात 5 का यदि आप अवकलन करोगे तो बोलो क्या बनेगा, 5x की घात 4। x की घात 1/2 का अवकलन करोगे तो बोलो 1/2 आगे आएगा और x की घात 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x की घात माइनस का 1/2, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो 1/2 और ये बटे में आ जाएगा पॉजिटिव घात बन के, तो 1/2 2√x। तो किसी भी फलन का अवकलन, जैसे मेरे पास ये बन गया d/dy और y की घात 3, तो भी आंसर क्या आएगा, 3y स्क्वायर आएगा। तो ये हमें जानकारी पहले से होनी चाहिए और हम बढ़िया तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये जो जिसके सापेक्ष आपकी फंक्शन में परिवर्तन हो रहा है उसी के सापेक्ष यदि ये फलन लिखा हुआ है तो ये अपन ऐसे कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। यदि मेरे पास ये है फलन आ गया d/dx और यहाँ पर आ गया 5x, तो बोलो कांस्टेंट का तो 5 ही होगा और x का क्या हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि x की घात 1 लिखी हुई है, 1 आगे आएगा और 1 में से 1 घट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की घात 0 और उसका आंसर क्या होता है, 1। तो x के सापेक्ष अवकलन भी क्या होगा, 1 होगा। तीसरे फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं और तीसरा फॉर्मूला क्या है, ln x। और चौथा फॉर्मूला मैं लगे हाथ लिख लेता हूँ, d/dx log x। हम जरूर ये जानते हैं कि ln x और log x में क्या अंतर है। यदि किसी भी लघुगणक की बेस में e है, क्लियर, या फिर e के अलावा कोई भी नंबर है, तो उन दोनों के अवकलन अलग अलग तरीक़ों से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये तो हम आगे क्वेश्चन में भी लेंगे, लेकिन ln x का हमें याद रखना है। इसको प्रथम सिद्धांत से भी बड़ी आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन ज्ञात करना आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में आंसर आप भेजिए। तो ln x का आंसर आ जाएगा 1/x और d/dx log
ए एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा 1/x log बेस ई एक्स, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/x ln x। क्लियर? तो ln x का तो 1/x, और यदि log की घात में log के बेस में x e के अलावा कोई है a है, तो उसका अवकलन कैसे होगा? 1/x तो होगा ही होगा, और उसके साथ कौन आ जाएगा? ln x आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा अपने पास फॉर्मूला है d/dx, मापांक x का अवकलन। मापांक x का अवकलन क्या होगा? मापांक x/x, और यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? x का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि x 0 हो गया इसमें, तो फिर मापांक 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अगले में पढ़ते हैं छठा। अब मैं त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन दे लेता हूँ। तो त्रिकोणमितीय फलनों के बिल्कुल व्यवस्थित रूप से देखिए, d/dx पहला लिखेंगे sin x, ये में याद करने ही पड़ेंगे। sin x का क्या होगा? cos x, अभी पूरा निकाल के भी देखा था। दूसरा देखेंगे d/dx cos x, cos x का क्या होगा? माइनस का sin x आएगा। अगला देखेंगे tan x, tan x का आएगा sec स्क्वायर x। अगला देखेंगे d/dx cot x, cot x का होगा माइनस का cos स्क्वायर x। 2-3 बार लिखिए, बोलिए दूसरों के सामने, यूँ ट्राई कर दीजिए फॉर्मूले बोलने की, आपको भी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 10वां ले लेंगे d/dx, कोट हो गया, कोट के बाद ले लेंगे sec x। देखिए sec किस में आया था? tan में आया था, तो sec x का अवकलन होगा sec x गुणा tan x। और 11वां हम लेंगे d/dx cosec x, cosec x का हो जाएगा माइनस का cosec x cot x। तो थोड़े बहुत ये सिमिलर फॉर्मूले भी है। देखो सेक और कोसेक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सेक है तो सेक टेन हो रहा है, कोसेक है तो कोसेक कोट हो रहा है। साइन का कोस, कोस का माइनस का साइन है। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस का कोस स्क्वायर एक्स है। क्लियर? चलिए और कुछ फॉर्मूला देखते हैं। यदि मेरे पास फॉर्मूला ये बन गया d/dx a⁴x, क्या मतलब? जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर है, और वही यदि किसी कांस्टेंट के पावर में बैठा है, यानी कि वेरिएबल की पावर यदि कांस्टेंट आ जाए, किसी अचर पद के ऊपर यदि आपके पास वेरिएबल आ जाए, तो उसका अवकलन कैसे होगा? तो उसका आंसर आएगा a⁴x। इनको हम आगे सॉल्व भी करेंगे व्यवस्थित रूप से। a⁴x ln a, a⁴x ln a, यहाँ ऐसा लिख सकते हो a⁴x ln a। ये लॉग बेस e है, तो लॉग बेस में यदि e आ रहा है तो उसको ln ही बोलते हैं। तो ये भी हमें फॉर्मूला व्यवस्थित रूप से रिमेंबर रखना है। और कैसे याद रखना है? a⁴x नहीं याद रखना है, आपको तो याद रखना है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का अवकलन क्या होता है? सेम टू सेम ln a। लगे हाथ में कुछ और फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिख लेते हैं। d/dx साइन इनवर्स x का, d/dx कोस इनवर्स x का, d/dx टेन इनवर्स x का, d/dx कोट इनवर्स x का, d/dx सेक इनवर्स x का, और d/dx कोसेक इनवर्स x का। यदि आपको साइन कोस टेन कोट से कोसेक याद है तो इनको भी याद करना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो बन जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर। गड़बड़ कहाँ हो सकती है आप खुद ही बता सकते हो। इनमें कहाँ गड़बड़ हो सकती है? x के क्या मान नहीं हो सकते कभी भी? x का मान बोलो 0 हो सकता है, x का मान 0 तो हो सकता है, x का मान यहाँ पर 1 नहीं होगा। या फिर आपको जो x की वैल्यू है वो कैसी रखनी पड़ेगी? ये तो इसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन है, याद रखो तो भी बेस्ट, नहीं है तो भी। लेकिन ये चीज़ हमेशा परिभाषित होनी चाहिए, यानी कि रूट के अंदर तो नेगेटिव आना चाहिए और ये मान हमेशा 1 से बड़ा आना चाहिए। तो 1 कब आ सकता है? तो हम कहेंगे डेल एक्स का मान है वो 1 से छोटा होगा तो मान आएगा। डेल एक्स का मान यदि 1 से छोटा है, ये जो x का मान 1 से छोटा आ रहा है, तो 1 - x स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
दूसरा बात है कोस इन्वर्स एक्स का, यदि साइन का आपने याद कर दिया 1/वर्गमूल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे केवल एक माइनस लगा दीजिए, बाकी सेम टू सेम आपका आंसर। ये कि ये कंडीशन इसमें भी रहेगी। ये कंडीशन पर ध्यान मत दो, कंडीशन तो आपको वही समझना कि ये फंक्शन परिभाषित होना चाहिए, और परिभाषित होने के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये बटे वाली चीज़ कब परिभाषित होती है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर, और वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तब ये चीज़ परिभाषित हो जाएगी। तो कुल मिला के वर्गमूल बटे में बैठा है, तो इनका मान हमेशा कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो एक्स का मान क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, तो इसके आगे माइनस लगा दिया, तो कोस इन्वर्स एक्स का बन गया साइन इन्वर्स एक्स का क्या, 1/वर्गमूल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इन्वर्स एक्स का -1/वर्गमूल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं इन दोनों का वक्री कितना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कुछ भी रखो ये हमेशा परिभाषित है, इसमें एक माइनस लगा दिया। तो एक के साथ एक गिफ्ट है, साइन का याद है, साइन इन्वर्स एक्स का याद है तो कोस इन्वर्स एक्स गिफ्ट आ रहा है, टेन इन्वर्स एक्स का याद है तो कॉट इन्वर्स एक्स गिफ्ट आ रहा है। अब सेक इन्वर्स एक्स का देखते हैं, 1/वर्गमूल ऑफ एक्स गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इन्वर्स का देखते हैं 1/x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर x के लिए क्या पाबंदी हो सकती है कि x का मान यहाँ पर केवल क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, बाकी x का मान कुछ भी हो सकता है, सब चलेगा। तो यहाँ पर x का मान 1 नहीं होना चाहिए, बाकी के लिए परिभाषित है। तो ये जो भी मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को आप लिस्टेड कीजिए, एक अपनी व्यवस्थित रूप से कॉपी में लिखिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। यदि ये याद है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 कोई भी अवकलन का प्रश्न आप बड़ी इजीली तरीके से सोल्व कर देंगे। उनके लिए कुछ अलग तरीके के मेथड होंगे, लेकिन ये बार बार आपके सामने ही आएंगे। चलिए अब हम सीखते हैं कि अवकलन की कुछ संक्रिया होती है। यदि कोई भी दो फलन प्लस के रूप में लिखे हुए, दो फलन कोई माइनस के रूप में लिखे और उनके हम अवकलन करने जा रहे हैं, तो किस प्रकार से काम करेंगे ताकि आसानी से बन जाए। पहला नियम है, यदि मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है, एक फलन अपने पास f(x) है, दूसरा फलन अपने पास g(x) है, कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं और इन दो फलनों का मैं क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ x के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कहूँगा भाई क्या इन दोनों फलनों को जोड़कर फिर मैं अवकलन करूँ, या फिर इसका अवकलन अलग ज्ञात करूँ, इसका अलग ज्ञात करूँ और फिर दोनों को जोड़ूँ और आंसर बताऊँ। तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को जोड़कर करोगे या फिर दोनों को अलग अलग करो, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, d/dx f(x) प्लस d/dx ऑफ gx, यानी कि दोनों फलनों का आप प्लस में हैं और उनका अवकलन एक साथ कर रहे हो या अलग अलग कर रहे हो, आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइनस है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्लस माइनस में तो ये सीधा साधा खेल है कि भाई दो फलन है, या तो उनको दोनों को एक साथ कंबाइन करके अवकलन कीजिए या फिर दोनों का अलग अलग करके फिर कंबाइन कीजिए, आंसर एक ही आएगा। क्या ऐसा कैसा गुणा में संभव है, चलिए देखते हैं। यदि मेरे पास कोई भी दो फलन है, अब की बार मैं फलनों को ऐसे लिख रहा हूँ f गुणा g, f.g, क्लियर, ताकि आपको समझने में और स्पष्ट हो, थोड़ा कम दिखे, नहीं तो ये x करके फलन बहुत बड़े बन जाते हैं। f गुणा g पहला फलन और दूसरा फलन है और उन दोनों के बीच में गुणा का साइन है। तो फिर इसको मैं प्रथम सिद्धांत से पूरा सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो लिख रहा हूँ, और हमें वो सीधा याद भी रखना है। कैसे याद रखोगे, दो फलनों का अवकलन कर रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, यदि आपके पास कितने भी फलन क्यों न हो और उनके बीच में आपके पास गुणा है, तो आप एक समय में एक का अवकलन करोगे, बाकी सभी को कांस्टेंट रखोगे। तो f का अवकलन होगा d/dx, क्लियर। ये तो पहले फलन का अवकलन और दूसरे फलन को सेम टू सेम लिखोगे, तो g गुणा d/dx इंटू f, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। अब पहले वाले फलन जिनका अवकलन हो चुका है उसको कांस्टेंट रखिए और दूसरे वाले फलन का अवकलन कीजिए, क्लियर। अब ये लिखा हुआ समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यदि मैं और इसको थोड़े अलग लैंग्वेज में लिखूँ, पहला फलन गुणा दूसरा फलन, क्लियर, इन दो फलनों का आपको अवकलन करना है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले फलन का अवकलन
क्लियर। दूसरा फलन सेम टू सेम प्लस पहला फलन सेम टू सेम और दूसरे फलन का अवकलन। हम पहले से पढ़ चुके हैं भाई। एक बात ये भी दिमाग में रहनी चाहिए कि dy/dx लिखूं या फिर d/dx इसकी जगह fx लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। या फिर fx का f के ऊपर एक बार ये चिन्ह लगा दिया तो इनको हम क्या कहेंगे, इस फलन का एक बार अवकलन हुआ है, या फिर y डैश। तो ये सभी dy/dx को शो करता है। तो ये केवल मैंने समझने के तरीके से समझाया। क्या है, दो फलनों का गुणा आपके पास होगा, पहला फलन का अवकलन कीजिए, दूसरा कांस्टेंट प्लस पहला कांस्टेंट दूसरा अवकलन कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा मेथड समझने की कोशिश करते हैं। d/dx f/g। f/g के तात्पर्य समझ रहे हो, f(x)/g(x), यानी कि भाग में है तो क्या होगा, भाग में है तो एक तो बात कंफर्म है कि g(x) का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्लियर, नहीं तो ये आपका फंक्शन भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो चलिए हम समझ लें कि भाई इसका अवकलन कैसे करना है। तो इनको भी हम प्रथम सिद्धांत से पूरा सॉल्व करने के बाद जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है वो मैं केवल समझाना हूँ और वही हमें याद रखना है। क्या बनेगा, जो भी बटे में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। क्लियर, जो भी बटे में फलन है उसका स्क्वायर। क्लियर, फिर क्या करना है, बटे में लिखा हुआ वो सेम टू सेम ऊपर लिख लीजिए और पहले फलन का अवकलन कर दीजिए। बीच में चिन्ह आएगा आपकी बार माइनस का। अब जिसका अवकलन हुआ है उसको वापस कांस्टेंट रखिए और दूसरे फलन का अवकलन कीजिए। इसमें तो आप कोई भी फलन इधर उधर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि जो माइनस का चिन्ह है वो तब आएगा जब आप बटे वाली चीज़ का अवकलन कर रहे हो। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा और व्यवस्थित समझा देता हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि d/dx फर्स्ट फंक्शन बटा सेकंड फंक्शन, ये तो केवल याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि फर्स्ट अपॉन सेकंड कैसे काम करना है। सेकंड का स्क्वायर करना है जो भी बटे में है। ठीक है, ऊपर आ जाएगा फर्स्ट का अवकलन और सेकंड सेम टू सेम माइनस सेकंड का अवकलन फर्स्ट सेम टू सेम। तो ये आपका, यदि कोई भी दो फलनों का गुणा है तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें कंडीशन क्या लगेगी कि जो ये g(x) है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या संक्रिया है, प्लस माइनस की सीख ली, गुणा की सीख ली और भाग की सीख ली। एक संक्रिया और देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, यदि किसी भी फलन का आप अवकलन कर रहे हो। क्लियर, किसी भी फलन का अवकलन कर रहे हो और उसमें कोई भी कांस्टेंट राशि है, जैसे 5x² का अवकलन कर रहे हो, 5x का अवकलन कर रहे हो, तो ये जो कांस्टेंट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप इसके चक्कर में कहीं ये रूल न लगा दो कि 5 गुणा x है तो 5 गुणा और गुणा वाला कॉन्सेप्ट लगा दे, तो ये बिल्कुल लंबा मेथड करने की आवश्यकता नहीं है। जो कांस्टेंट है उसको पहले से क्या निकाल दो बाहर, तो क्या बन जाएगा k d/dx f(x). क्लियर, थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करना। मैं ये 5x दोबारा समझा देता हूँ आपको कि 5x का अवकलन करना है। हालांकि हम सभी जानते हैं कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन यदि मैं 5 गुणा x करूँ, प्रथम फलन गुणा दूसरा फलन करूँ, तो क्या करेंगे, प्रथम का अवकलन 5 का अवकलन बोलो 0, दूसरा सेम टू सेम प्लस 5 सेम टू सेम x का अवकलन 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। या फिर ऐसे कहूँ कि भाई आपको d/dx 5x ज्ञात करना है, तो हम क्या कर देंगे, 5 से पहले बाहर निकाल दो और dx/x, तो x का अवकलन सीधा क्या होगा 1, आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये 4 आपको अवकलन की संक्रिया भी याद रखनी है। ये टोटली आपका है अवकलन के बारे में इंट्रोडक्शन। इसके अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्न लेंगे। पाठ्य पुस्तक में जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी को सीक्वेंस वाइज बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। और जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद हम विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न, जैसे आपके पास जेईई के प्रश्न हैं, एनडीए एग्ज़ाम के प्रश्न हैं, या फिर जिसमें भी अपनी अवकलन चैप्टर आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, यदि वहाँ प्रश्न कोई अवकलन से संबंधित आया है तो उन सभी प्रश्नों का संकलन मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा और आपको इनकी PDF पहले भेज दूँगा ताकि आप भी इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अवकलन के
क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसमें यही प्रोसेस अपनाएंगे। तो अभी आपको अवकलन के लिए क्या याद रखना है, अवकलन के लिए आपको ये जो मानक फॉर्मूला लिखवाए ये आपको याद है, तो मेरे हिसाब से अवकलन की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो अवकलन की संक्रिया लिखवाई है, 4 संक्रिया है, जोड़ बाकी की, गुणा की और भाग की, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकालना है। ये 4 संक्रिया के बारे में नॉलेज है तो बड़ी इजीली तरीके से अवकलन के प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।